गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएसएन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान भाग 1 का पहला पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसके बारे में अपने को जानकारी प्राप्त करेंगे इस लेसन से कि क्या, कब, कहाँ और कैसे क्या हुआ था, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो रसीदा का सवाल, रसीदा क्या सवाल कर रही है इसमें? रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी, ये कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कि अपन पिछले वर्षों के बारे में कैसे जान सकते हैं कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ और कहाँ हुआ। इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी? तो देखो कैसे पता लगाएं। तो इसके बारे में अपन कैसे पता लगाएंगे? ये जानने के लिए कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो। कल क्या हुआ था उसके बारे में अपन क्या सुन सकते हैं? हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो या उस समय के बारे में याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है? आगे देखो बहुत समय पहले क्या हुआ था उसके बारे में अपन कैसे जान सकते हैं? अब कैसे पता लगाएंगे? तो टेलीविजन के माध्यम से पता लगा सकते हैं, रेडियो के माध्यम से, अखबार के माध्यम से या ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे पिछले समय के बारे में याद हो। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? देखो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों का मतलब क्या होगा? शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। तो ये इस प्रकार हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। अब देखो प्राचीन काल में लोग कहाँ रहते थे उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि लोग कहाँ निवास करते थे। लोग इस नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। उनको क्या करते थे? ये इकट्ठे करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। आखेट का मतलब अभी बताया था मैंने, शिकार करना। क्या होता है आखेट का मतलब? शिकार करना। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और कीर्तन पहाड़ों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ की फसलों को उपजाना आरंभ किया। कितने हजार वर्ष पूर्व? 8000 वर्ष पहले पूर्व स्त्री पुरुषों ने, पुरुष और स्त्री ने क्या करा? सबसे पहले गेहूं और जौ, गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उगाना आरंभ किया। तो 8000 वर्ष पहले सबसे पहले किसकी खेती की गई? गेहूं और जौ की। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशु को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। इन्होंने क्या पालना शुरू किया? भेड़, बकरी और गाय, बैल आदि पालना शुरू किया ताकि इनको दूध भी प्राप्त हो सके और कृषि भी, बैलों के माध्यम से कृषि भी हो सके। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। सबसे पहले यहाँ पर किसकी खेती की गई? चावल की। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। कहाँ थे? विंध्य के उत्तर में स्थित थे। अब आओ अपन आगे मानचित्र एवं सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां किसे कहते हैं? देखो मैं आपको सहायक नदी के बारे में बता दूं कि सहायक नदी किसे कहते हैं।
नदियां, देखो सहायक नदियां, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग से 400 वर्ष पहले, से 400 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे, इन्हीं वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे, कुछ आरंभिक नगर फल फूले। कुछ आरंभिक नगर फल फूले। देखो अब आपको ये समझ में आ गया कि सहायक नदियां किसे कहते हैं। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, उसे क्या कहेंगे, सहायक नदी। लगभग से 400 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर क्या हुए, फल फूले थे। आगे देखो, गंगा व इसके सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ 2500 वर्ष पूर्व। नगरों का विकास कब हुआ था, लगभग 2500 वर्ष पूर्व। नगरों का विकास कब हुआ था, लगभग 2500 वर्ष पूर्व का विकास, लगभग 2500 वर्ष पूर्व। इधर देखो आगे, लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अब देखो, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। पहले अपने को किसका, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाना था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। कहाँ के राजा शक्तिशाली थे, मगध के राजा। कहाँ के राजा शक्तिशाली थे, मगध के राजा। और उन्होंने क्या किया, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। 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 गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने उपमहाद्वीप के ऐसे हिस्से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक क्या की, यात्रा। कभी-कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। यात्रा किसके कारण जोखिम भरी होती थी, हिमालय पर्वतों के कारण, पहाड़ियों के कारण, रेगिस्तान के कारण, नदियों के कारण और समुद्र के कारण। कभी-कभी क्वेश्चन आ जाता है कि यात्रा किस कारण जोखिम भरी थी, तो पर्वतों के कारण, ऊंचे-ऊंचे पर्वतों के कारण, पहाड़ियों के कारण, रेगिस्तान और नदियों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी वे यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, क्योंकि मेहनती थे, परिश्रमी थे, तो उनके लिए कोई भी असंभव कार्य नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी
स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को सलाह और शिक्षा और सलाह देते थे। शिक्षा और सलाह कौन देते थे? धार्मिक गुरु थे जो शिक्षा और सलाह देते थे। देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। धार्मिक गुरु होते थे जो शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। कुछ लोग अच्छे नए स्थानों की खोज करने के लिए उत्सुकतापूर्वक क्या करते थे? यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का प्रयास का अवसर मिला। इन सभी यात्राओं से लोगों को क्या मिला? एक दूसरे के विचारों का जानने का अवसर मिला। अब कभी क्वेश्चन आ जाता है कि यात्रा करने से यात्रा करने का क्या मतलब था? तो यात्रा करने से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। अब आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? ये तो था प्राचीन काल की यात्राओं के बारे में। अब आया कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। अब प्राकृतिक सीमा का निर्माण कौन करते हैं? देखो, प्राकृतिक सीमा का निर्माण कौन करते हैं? प्राकृतिक सीमा का निर्माण पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। तो पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। तुम्हें पूछ ले कि प्राकृतिक सीमा का निर्माण कौन करते हैं? तो प्राकृतिक पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। आगे देखो, हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के पार से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपरा को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश का नाम, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। हमारे देश के लिए हम कौन से नामों का प्रयोग करते हैं? इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से। देखो, इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडस से निकला है। अब आपको पूछ ले कि इंडिया शब्द किससे निकला? तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है।
क्या कहा जाता है? सिंधु। जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। आगे देखो, अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों में सिंधु को इंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता था। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भरत नाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। देखो, इसको मैं आपको बोर्ड में लिखवा देती हूँ। भरत नाम का प्रयोग 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 उत्तर पश्चिम में रहने वाली उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता। रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृति की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। इस समूह का उल्लेख किसमें मिलता है? इस समूह का उल्लेख कृति ऋग्वेद में मिलता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। इन सबको आप अपनी नोटबुक में उतारना और आपको याद भी करने हैं। इधर देखो, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। अब पूछ ले कि भरत नाम का प्रयोग किसके लिए हुआ? तो भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। आगे देखो, संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। और बाद में इसका प्रयोग किसके लिए होने लगा? देश के लिए होने लगा। अब अतीत के बारे में कैसे जाने कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अतीत के बारे में हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? देखो, इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों में ढूंढना और पढ़ना है। अतीत में जो पुस्तकें लिखी गई है उसके बारे में उनसे अपने को उन पुस्तकों में ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अब देखो, पांडुलिपि किसे कहते हैं? हाथ से लिखी जाने वाली पुस्तक को क्या कहेंगे? पांडुलिपि। पांडुलिपि किसे कहेंगे? पांडुलिपि। हाथ ये
हाथ से लिखी होने के कारण, हाथ से लिखी होने के कारण, हाथ से लिखी होने के कारण, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। पांडुलिपि किसे कहते हैं? ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इसको क्या कहते हैं? पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मेन्यू, मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द में मेन्यू, जिसका अर्थ है हाथ है से निकला है, हाथ है से निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। अब आगे देखो, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपि को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। इन पांडुलिपि को किसने खाया? कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ पांडुलिपि क्या हो गई? नष्ट हो गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों, विहारों में प्राप्त होती है। पांडुलिपियां कहाँ प्राप्त होती है? मंदिरों और पांडुलिपियां कहाँ प्राप्त होती है? मंदिरों और विहारों में, मंदिरों एवं विहारों से प्राप्त होती है। मंदिरों एवं विहारों से प्राप्त होती है। मंदिरों एवं विहारों से प्राप्त होती है। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों एवं विहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियां तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर स्तरों पर उत्कीर्ण किए गए थे। अभिलेख कहां पर लिखे जाते थे? कठोर स्तरों पर और पत्थर पर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर स्तरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। कभी-कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके। कुछ जो राजा महाराजा या बड़े-बड़े शासक होते थे, लोग उन्हें देख सके, इसके लिए वो उन चीजों को उत्कीर्ण करवाते थे, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्य का विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा, जो शासक उस किसी भी लड़ाई में विजय हो जाते थे उनके बारे में भी वो लेख लिखवाते थे। अब अपन ये आगे का कल की वीडियो में पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो सर के इस नंबर पर कांटेक्ट करके बता सकते हो, ताकि मैं आपको अगली क्लास में अच्छी तरह से समझा सकूं। धन्यवाद।